Hello, everybody. Welcome back to the Teaching Aptitude course. एंड ये है यूनिट 1 का आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3। इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट, colonial impact टू मॉडर्न कमीशंस। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में प्री कोलोनियल एरा के बारे में देखा था, एंड आज की क्लास में हम लोग कोलोनियल एरा एंड पोस्ट कोलोनियल एरा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलोनियल टाइम पे क्या हुआ था। सो द अर्ली कोलोनियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली एजुकेशनल इंटरवेंशन हुई थी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हुई थी ताकि हमें पढ़ाया जा सके, इसलिए नहीं, ताकि हमारे ऊपर शासन किया जा सके अच्छे तरीके से। जैसे कि बोला जाता है कि एक अच्छा राजा अपनी प्रजा को समझता है, तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, पहली एजुकेशनल इंटरवेंशन या फिर इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाई थी ताकि वो हमारे लॉज को, हम किस तरह, हमारे लॉज क्या है, हमारी लैंग्वेजेस क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से समझ सके और हमारे ऊपर अच्छे से रूल कर सके। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि इन द लेट 1700s द ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज्ड they needed to understand Indian laws and culture to govern efficiently। ठीक है, तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया थे, 3 इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए थे। पहला था द कलकत्ता मदरसा टू अंडरस्टैंड द इस्लामिक लॉज एंड जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसका मेरे को वर्ड का मतलब याद नहीं आ रहा, मैंने अभी भी देखा था, बट हाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड 1781 में ही बनारस संस्कृत कॉलेज बना था। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हिंदू लॉज। एंड इन दोनों के 19 साल बाद कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम बना था। अच्छा, आपने कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम के नीचे कुछ क्यों नहीं लिखा है भैया? क्योंकि ये एक्चुअली में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए ब्रिटिश लोग आते थे, उनको कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम में भेजा जाता था, जहां पर उन्हें कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आके यहां पर उनको हिंदू लॉज, इस्लामिक लॉज और इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस सिखाते थे। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रेनिंग सेंटर था, बट इंस्टीट्यूशंस जो बने थे वो थे इंडियंस के लिए। दोज वर कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर आया इसका वही था, द प्राइमरी पर्पस वॉज नॉट मास एजुकेशन बट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इंटरमीडियरीज मतलब कुछ ऐसे लोग जिनको हिंदी भी आती है और जिनको इंग्लिश भी आती है, ताकि वो ब्रिटिशर्स की बात नॉर्मल इंडियन जो जनता है उनके पास तक वो लोग पहुंचा सके। ठीक है, जिन्हें दोनों तरफ की समझ हो। क्या ये बात सही है? अच्छा, तो ये तो फर्स्ट एजुकेशनल इंटरवेंशन था। फिर उसके बाद आगे चीजें चलती गई 1800 में ये बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि यार अपन लोगों को ना कोई तो एक चीज बतानी चाहिए, या फिर कोई एजुकेशन में हम लोगों को पैसा डालना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ कि साल 1813 में एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया, दैट वाज द चार्टर एक्ट। ठीक है, अब ये चार्टर एक्ट करता क्या था? तो सबसे पहली चीज थी कि दिस एक्ट मार्क द फर्स्ट ऑफिशियल रप्चर इन द इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। तो इससे पहले 1813 से पहले जो सरकार थी वो बहुत ज्यादा एजुकेशन के अंदर कोई लॉज लाती नहीं थी। सिर्फ जो अपने 2 इंस्टीट्यूट थे वो इसलिए थे ताकि वो गवर्न कर सके एजुकेशन एज अ होल, कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कहाँ स्कूल्स बन रहे हैं, इन सब के ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन चार्टर एक्ट के वजह से
ये पर्टिकुलर चीज रप्चर हो गई कि यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि लोग अभी वेस्टर्न जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनको भी इंडिया में बनाने दिए जाने का अलाउंस मिला था यहां पर। ठीक है, तो ये पहला रप्चर था। प्रोविजन क्या था? इट अलोकेटेड ₹1 लाख फॉर पब्लिक एजुकेशन, रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट फंडिंग फॉर लर्निंग, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, एंड ₹1 लाख एनुअली दिया जाता था। एंड ये किसी स्कूल को नहीं दिया जाता था, ये उनकी जो कमिटी थी उनको दिया जाएगा। जो एजुकेशनल कमिटी होती है उसको ₹1 लाख दिया जाएगा साल का, जिसपे वो इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वो पैसा खर्च कर सके। ठीक है, ओके भैया, बहुत सही बात है, ये तो समझ में आ गया। ये तो अच्छा काम किया यार, ₹1 लाख दे रहे हैं अब सालाना। ठीक है, फिर लेकिन उसके पीछे एक हिडन एजेंडा था। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बात की। द हिडन एजेंडा वाज इट ऑफिशियली ओपनड डोर्स फॉर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स टू ऑपरेट इन इंडिया। तो उन लोगों ने बोला कि भैया आप इंडिजिनस तो चला ही रहे हो, लेकिन चार्टर एक्ट में एक चीज ये भी थी कि आप अभी चार्टर एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स बना सकते थे वहां पर। ठीक है, तो ये उनका एक हिडन एजेंडा था जो कि बहुत सारे लोग जो है उसको देख नहीं पाए थे उस टाइम पे। इस टाइम पे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि क्यों किया गया था। ठीक है, और फिर सो द stated goal was the improvement of Indian population, which translated to westernization and प्रोसेलिटाइजेशन इन द सेंस कि कन्वर्जन जो होता है, जो धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा। सो एक्चुअली में क्या हुआ था, ये लास्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि जो एक्चुअली में चार्टर एक्ट ने गोल बताया था वो तो क्या था? इंप्रूवमेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैसे? थ्रू वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन कैसे हो रहा था? अभी अभी इसके ऊपर लिखा है ना, if it officially opened the doors for Christian missionary schools, तो वहां पर वेस्टर्न जो अपना तरीका है, जो ब्रिटिशर्स का तरीका था, वो उससे पढ़ा रहे थे, उससे बता रहे थे। तो उनका जो मतलब था, एक्चुअल जो मतलब था, वो था कि हम इंडियन पॉपुलेशन को वेस्टर्नाइज करेंगे एंड कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आई नो दिस इज अ टॉपिक विच इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल एंड बहुत ही सैड टाइम हमारी हिस्ट्री में, बट यार अभी हम लोगों को बस फैक्ट देखना है। ठीक है, तो वन ऑफ द फैक्ट वाज कि कन्वर्जन और ये सारी चीजें हो रही थी। सही थी गलत थी उसको तो बाजू में छोड़ते हैं, बट हाँ ठीक है। अच्छा, अब चार्टर एक्ट हो गया। अब इसके वजह से क्योंकि यहां पर जो ये वेस्टर्न मिशनरी वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने रखा हुआ था, उसके वजह से ब्रिटिशर्स के बीच में ही एक डिबेट बढ़ गई कि भाई मैं सही, मेरा ये पॉइंट है, ये होना चाहिए, दूसरा साइड बोल रहा है ये होना चाहिए। अब वो क्या क्या साइड थी उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेट डिबेट, जिसमें से एक साइड क्या थी? एक साइड थी ओरिएंटलिस्ट्स की और दूसरे साइड थी एंग्लिसिस्ट्स की। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ओरिएंटलिस्ट्स और एंग्लिसिस्ट्स क्या क्या थे। ठीक है, सो द चार्टर एक्ट triggered a massive debate over how the 1 lakh should be spent. ठीक है, अच्छा, तो ओरिएंटलिस्ट्स ने क्या बोला? कुछ ओरिएंटलिस्ट का नाम जैसे विलियम जोन्स है ना, कोलब्रुक, ये 2-3 ऐसे अच्छे फिगर्स थे जिन्होंने बोला कि कंटिन्यू करो एजुकेशन इन द इंडिजिनस लैंग्वेजेस। मतलब कि अगर हम लोग यहां पर इन लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एजुकेशन को इनके ऊपर थोपेंगे। वी शुड रेस्पेक्ट देयर कल्चर, वी शुड रेस्पेक्ट द वे दे हैव बीन ऑपरेटिंग देयर कंट्री फॉर दिस लॉन्ग, एंड हम लोगों को समझना चाहिए, उनके साथ साथ वर्क करना चाहिए, उनके ऊपर अपना चीजें थोपनी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाँ, वही बोल रहा है कि दे रेस्पेक्टेड द एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर। लेकिन उसके बाद दूसरे बंदों ने क्या किया? उन्होंने बात किया द एंग्लिसिस्ट, एग्जाम्पल मैकॉले एंड बेनेटिक। इन्होंने क्या बोला? एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन स्ट्रिक्टली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। उनको लगता था
कि वेस्टर्न एजुकेशन इज सुपीरियर देन द इंडियन एजुकेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, तो वही बोला कि बिलीव्ड वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज वाज इनहेरेंटली सुपीरियर, कि वो नेचर वाइज ही सुपीरियर है हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम से जो पहले से आ रहे थे। ठीक है, दिस वाज जस्ट अ माइंडसेट। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज, ये 1 लाख रुपीज कहाँ स्पेंड होने चाहिए, क्योंकि हंटर कमीशन ने बोला था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन कमीशन को मिलेंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के केस में स्कूल्स में तो वेस्टर्न वाले भी आ गए थे ना, वेस्टर्न मिशनरी स्कूल्स भी आ रहे थे। तो अब ये जो डिबेट चल रही थी कि 1 लाख रुपए कितना किस में बटेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, अब टेंशन बढ़ रही है। ठीक है, चार्टर एक्ट ने 1 लाख रुपए डाले, ठीक है, उसका हिडन एजेंडा भी समझ में आ गया। एंड ये दो आइडियोलॉजिकल कैंप्स थे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं यार काफी सारे, कि क्या ऐसा था कि कोई भी नहीं था जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी नहीं था जो इंडियंस के नॉलेज को समझना चाहता? नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ ब्रिटिशर्स थे जैसे कि विलियम जोन्स और कोलब्रुक, है ना। तो ऐसा एक एमसीक्यू बना के दिया जा सकता है आपको कि कौन था जो बोल रहा था, हु वॉज एन ओरिएंटलिस्ट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, 2-3 रैंडम और नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा चलो, पर अब क्या होता है, ये जब डिबेट चल रही थी तो डिबेट जीत लेता है एक आदमी, और वो था हमारा मैकॉले। ठीक है, तो मैकॉले ने एक मिनट निकाला। लेट अस टॉक अबाउट मैकॉलेज मिनट इन द ईयर, एंड ये कब निकाला था? इन द ईयर 1835। अब मिनट का मतलब क्या होता है यहां पर? मैकॉलेज मिनट का मतलब ये है कि उसने एक रिपोर्ट पब्लिकली दी। ठीक है, जो पब्लिक को एक रिपोर्ट मिलती है किसी एक स्टडी के ऊपर, वो उसको बोला जाता है एक मिनट। ठीक है, तो मैकॉलेज मिनट वाज अ रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में क्या बात की गई भाई, तो इनका पूरा नाम भी याद रख लो कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, ठीक है, डेफिनेटिवली एंडेड द डिबेट इन द फेवर ऑफ द एंग्लिसिस्ट। सही बात है, ये एंग्लिसिस्ट आदमी था, बोलता था इंग्लिश इंग्लिश करो। ठीक है, तो he officially declared that Indian and Arabian literature inferior to the European learning। सही बात है, उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो इनको कुछ आता नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, हम लोग जो सिखाते हैं ना, हम लोग जो अपने उधर सिखाते हैं वही सही है, और जितना भी एजुकेशन होना चाहिए वो सारा का सारा इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, और इनका एम क्या था? वो मैकॉले मिनट में एक एम था, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एम था। ठीक है, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट्स, इन ओपिनियंस एंड इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। तो यहां से वो मेन चीज चालू हुई, जो डिफरेंशिएशन हो रहा था ना, कि हम लोग काफी सारे लोग बोलते हैं कि इंडियंस क्यों हार गए, ऐसा वैसा, क्यों लोग अलग अलग हो गए थे, क्योंकि मैकॉले ने इस पर्टिकुलर चीज में बोल दिया था भाई कि हमें कुछ ऐसे इंडियंस की जरूरत है जो दिखने में हाँ इंडियंस जैसे हों, लेकिन उनकी सारी चाल ढाल इंग्लिश के तरह हो, इंग्लिश इन द सेंस ब्रिटिशर्स की तरह हो। समझ में आई बात? एंड ये वो किसको टारगेट करते थे? सबसे टॉप के लोगों को, राजा महाराजा, उनके बेटा बेटी। तुम लोगों ने देखा होगा कि मेजॉरिटी जितने लोग इंग्लिश वाले होते थे, जो इंग्लिश ये पहनते थे, वो लोग यूजुअली राजकुमार, है ना, ये एक प्रोविजन के राजकुमार है जो ब्रिटिश के अंडर थे, वो लंदन जाके इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वैसा। तो उनका मेन एम ये था। ठीक है, अच्छा, ओके, फिर तो इससे क्या हो गया? स्टेट फंडिंग जो 1 लाख रुपए इंडिजिनस को दी जा रही थी वो निकाल ली गई। अब वो सिर्फ लीडिंग टू देयर मार्जिनलाइजेशन। इंडिजिनस सिस्टम से, जैसे इंडिजिनस सिस्टम इन द सेंस गुरुकुल्स हो गए, मकतब्स हो गए, मदरसाज हो गए, है ना, और जितनी भी मोनास्ट्रीज थी, जैन मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, इन सब चीजों से उन लोगों ने पैसे लिए हटा। ठीक है, क्यों? सिर्फ मैकॉले ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है करके।
मैकॉले उनके उधर का बड़ा आदमी था यार, अब क्या करे, उसने बोल दिया तो इन लोगों ने मान लिया और पैसे जो है इन लोगों ने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, सो इंग्लिश बिकेम द एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर हाई पेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। याद रखना, क्योंकि वही बात है कि 1835 तक के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा अपना दबदबा बना लिया था, एंड बहुत सारे प्रोविंसेस थे, बहुत सारी जगह पे उन लोगों को रूल करना था। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इस्लामिक टाइम पे उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भरवानी थी, तो इसके वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इधर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंग्लिश को प्री रिक्विजिट बोल दिया कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम इस पर्टिकुलर जॉब में आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, ओके। अब इस पर्टिकुलर पूरी चीज में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है, दैट इज द फिल्टरेशन थियोरी। ठीक है, फिल्ट्रेशन थियोरी। अब फिल्ट्रेशन थियोरी भी बोलते हैं इसको, कभी कभार डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था अ डीपली elitist बोल रहा हूं, a deeply elitist approach to the educational access embedded in the early British policy। ठीक है, तो ये जो मैकॉले मिनट की वजह से जो भी पॉलिसी आई थी उसमें ये जो एजुकेशनल एक्सेस जो था दैट वाज एन एलिटिस्ट अप्रोच। एलिटिस्ट मतलब अपना वैदिक एजुकेशन सिस्टम जैसा, कि जो टॉप के बंदे हैं ना सिर्फ उन्हें ही हम एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो यही था द कॉन्सेप्ट। द गवर्नमेंट वुड ओनली एजुकेट अ स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास। ठीक है, तो ये अपनी एलीट क्लास होगी, वही राजा महाराजा के आसपास वाले लोग, है ना। द अजम्पशन वॉज दैट द नॉलेज वुड फिल्टर डाउन और ट्रिकल डाउन। मतलब तुमने ट्रिकलिंग तो देखा ही होगा, पत्ते के ऊपर से पानी की एक एक बूंद जो बरसात के टाइम पे से ट्रिकल डाउन करती है, या फिर फिल्टर डाउन टू द मासेस थ्रू द एजुकेटेड इंटरमीडियरीज। अब वही बात है ना कि अब ये जैसे पहले के टाइम पे होता था, पता नहीं जो मूवीज जो होती थी जो यूजुअली इस पर्टिकुलर टाइम पे बनाई जाती थी, तो उसमें कोई एक होता है ना राजा है, राजकुमार होता है, वो इंग्लिश में बात करता है ना, और फिर बाकी लोग जो होते हैं फिर वो बोलते हैं अरे वो देखो ये फलाना फलाना राजकुमार है ना, या ये फलाना फलाना आदमी का बेटा है ना, उसके पापा ना वहाँ ब्रिटिश ना अंग्रेजों के साथ काम करते हैं तो उसे अंग्रेजी आती है कि हाँ, और फिर वो आके बताता है कि हाँ चलो हम भी तुम्हें दो अंग्रेजी के शब्द सिखा देंगे। ठीक है, ऐसा करके तो वो दैट वाज देयर, ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि भाई एक कुछ बंदों को बता दो, कुछ बंदे नीचे बताएंगे, कुछ बंदे और नीचे बताएंगे, और ऐसे ऐसे करते करते सो वी डू नॉट नीड टू एजुकेट ऑल ऑफ द पीपल। ठीक है, वी डू नॉट नीड टू एजुकेट ऑल ऑफ द पीपल, बस हम लोगों को एक टॉप एलीट लोगों को करना है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें नीचे अपने आप मिलती जाएंगी। ठीक है, अच्छा। अब लेकिन रियलिटी क्या हुई, रियलिटी ये थी कि द मासेस वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम डायरेक्ट एजुकेशनल एक्सेस, क्रिएटिंग अ वास्ट सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड। सेम थिंग है ना, जैसा वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हुआ वैसा ही सेम सेम चीज नाप रहे थे। बस इनको ऐसा लगा था कि यार ये लोग आपस में बातचीत करते होंगे, पढ़ाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, लेकिन अपना जो पढ़ाने का मुद्दा है, जो बातचीत है, वो नीचे तक पहुंच ही जाएगी इवेंचुअली, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। गड़बड़ बात। तो ये एक बहुत खतरनाक गड़बड़ हुई थी उनकी, कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट होने लग गया कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसके वजह से तनाव बनने लगा। ठीक है, रेवोल्यूशन की बात तो नहीं करेंगे, बट यहां पर आपको क्योंकि पता है कि सून इनफ 1854 में 1854 या फिर 1857 के आसपास पहला रेवोल्यूशन जो था वो लाने की कोशिश की गई थी, वो इसी के वजह से हो रहा था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस वाज दिस वास्ट सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब इसके बाद एक पॉलिसी भी तो आएगी, वो थी द वुड्स डिस्पैच। इसमें डिस्पैच का मतलब पॉलिसी है। ठीक है, और वो कौन से साल में आई थी, दैट वाज इन 1854, एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी विच वाज एक्चुअली ड्राफ्टेड। वो जो अपना क्या था, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, मैं भूल ही गया, कहाँ गया, मैकॉले मिनट नहीं,
ये चार्टर एक्ट वॉज नॉट वेरी खतरनाक। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ अलोकेशन की बात हुई थी। वुड्स डिस्पैच में क्या बात की गई थी? वुड्स डिस्पैच में बोला गया था कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा कि प्राइमरी लेवल पे कौन से स्कूल होंगे, उसमें किस तरीके की एजुकेशन मिली जाएगी, है ना। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद कॉलेजेस में क्या होगा, एंड कॉलेजेस के बाद यूनिवर्सिटीज में क्या होगा। सही बात है कि नहीं? ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड ये खतरनाक माना जाता है। एंड इसी के वजह से ध्यान से सुनना, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या था तो मैं बता दूं, मैं आ जाता हूं तुम लोगों के सामने थोड़ा सा, कि मैग्ना कार्टा ना एक्चुअली में 1215 द ईयर 1215 में एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था एंड ये बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट था। क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में बोला गया था कि लॉ के ऊपर राजा भी नहीं है, ठीक है। तो जो लॉ प्रैक्टिस किया जाता है वो सुप्रीम है। ये पॉलिसी बनाई गई थी एंड ये कहां बनाई गई थी? ये बनाई गई थी लंदन में, ठीक है। एक किंग था उस टाइम पे, एक किंग था जो कि बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव था और अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊपर मानता था। तो सभी लोगों ने मिलके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाया था, दैट वाज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो वही चीज सेम है ना, लंदन ब्रिटिशर, इसके वजह से ये वुड्स डिस्पैच को भी क्या बोल दिया जाने लगा? द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि विच पॉलिसी वॉज नेम्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। ओके, सो वही ऑफन रेफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं ताकि हम लोग वी कैन यू नो जस्ट फ्लाई थ्रू द पॉइंट्स अभी, कि ये जो यूनिवर्सिटीज होती थी, एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का तबका तब दिया जाता था जब वो कैलकाटा, बॉम्बे या मद्रास में से कोई एक जगह पे हो एंड इफ इट इज मॉडल्ड आफ्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। ये चीज को याद रखना, हम लोग आगे अभी समझते हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड हायरार्की फॉर एजुकेशन इन इंडिया एंड होगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें की प्रोविजंस क्या क्या थे? पहली चीज, उनके पास एक एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज है कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में, जो कि मॉडल की गई थी ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी चीज, दे क्रिएटेड हायरार्की। तो हायरार्की में क्या था? सबसे पहले था वर्नैक्युलर प्राइमरी, मतलब विलेजेस में जो स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी एजुकेशन जो छोटे बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी वो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में दी जाएगी, जो उनकी मदर टंग है, ठीक है। फिर उसके बाद एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स, मतलब एंग्लो वर्नैक्युलर मतलब मिक्स, मदर टंग भी लेकिन इंग्लिश भी। सो इंग्लिश एंड मदर टंग का मिक्स करके जो पढ़ाया जाएगा वो होंगे हमारे हाई स्कूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद होंगे एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है, जिसमें पढ़ाया जा रहा है। एंड फिर उसके बाद हमारे टॉप पे होंगी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ओके भैया, एंड फिर उसके बाद तीसरी चीज, जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बोली थी, दैट वाज ग्रांट इन एड सिस्टम। मतलब कि ये जो कॉलेजेस, ये जो स्कूल्स, ये जितने भी हमारे हाई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको फंडिंग मिले, इस पर्टिकुलर चीज की बात की गई थी। एंड स्पेसिफिकली किसके लिए? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब वर्नैक्युलर प्राइमरी, एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स। यूनिवर्सिटीज तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट फंडेड होती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट भी बनाई गई थी उनको भी ग्रांट इन एड, मतलब पैसा मिले, फंडिंग मिले सेंटर से, ताकि वो अपना
क्या बोलते हैं स्कूल का या फिर कॉलेज का फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए, जैसे हर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलता है। केवी हो गया, फिर उसके बाद जेएनवी हो गया, फिर उसके बाद अपने खुद के आईआईटी एनआईटी हो गए, सॉरी एम्स हो गया, इन सबको गवर्नमेंट से ही पैसा मिलता है ना, सेम चीज। बस ये पर्टिकुलर चीज जो थी वो ग्रांट इन एड पॉलिसी में बोला गया कि आपको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थे मेन चीजें। उसके साथ ही इन्हीं पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही हमारी कुछ और पॉलिसीज भी आई। ठीक है, पॉलिसी रिव्यूज आई, पॉलिसी नहीं बोलूंगा, पॉलिसी रिव्यूज आई, जिसमें से तो वही क्या कि फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच सेवरल कमीशन रिव्यूड एंड रिफाइंड द कॉलोनियल सिस्टम। जाहिर सी बात है यार कि एक पॉलिसी को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसका रिव्यू भी करना पड़ता है कि क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसको सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीजों के लिए चाहिए होते हैं। तो पॉलिसी रिव्यूज किए गए, जिसमें से सबसे पहला था हंटर कमीशन। ठीक है, इसका ईयर याद कर लेना, 1882 से 1883 में किया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम था टू रिव्यू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। सही बात है, क्योंकि वुड्स डिस्पैच ने बोला था ना कि ग्रांट इन एड्स मिलने चाहिए किसको? वर्नाक्युलर प्राइमरी स्कूल्स को, एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल्स को मिलने चाहिए। तो इसी के वजह से हंटर कमीशन जो था ये कब आया था? 1854 में, और 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया और बोला कि भाई देखो क्या इनका कुछ सही चल रहा है, वुड्स डिस्पैच के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या इनको सही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या थी, ये सारी चीजें, बिकॉज फिर वो इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, आपको बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या की थी? दूसरा वाला था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, दैट वाज इन 1904। इसमें क्या है, पास्ट किसने पास किया था? लॉर्ड कर्जन ने, CURZUN। ठीक है, टू टाइटन द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज। जो यूनिवर्सिटीज वुड्स डिस्पैच में थी, उनको बोला कि भाई देखो तुम अपने हिसाब से कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपने को भाई अभी चाहिए फुल इज्जत, अपने को चाहिए तुम्हारे ऊपर कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर इसी से थोड़ा टाइम पहले वो रेवोल्यूशन हुआ था एंड यहाँ पर भी वो बढ़ रहा था, है ना, जो उबाल आ रहा था लोगों के अंदर वो बढ़ रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, अगर अपन लोगों को ये सारी चीज, क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज को रोकना होता है ना, तो उसके यूथ को, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसको रोक दो, या फिर उसको वो पर्टिकुलर चीज बताओ ही मत कि वो सही है कि गलत है, या फिर अगर कोई चीज गलत है तो उसको सही तरीके से बता दोगे तो पूरी की पूरी, लेकिन वो भी है कि सबको करना पड़ेगा, सब अगर करेंगे तब जाके होगा। तो इनको चाहिए था कंट्रोल किस पे? एजुकेशन सिस्टम्स पे, एंड सबसे बड़ी क्या थी? यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सो इंडियन एक्ट में उन्होंने ये चीज बोली। फिर तीसरी चीज वाज द सैडलर कमीशन। ठीक है, जो कि 1917 में आए थे, और इसने क्या किया था? इसने रेकमेंड किया था इंप्रूविंग द सेकेंडरी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बिफोर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी रिफॉर्म। तो वही है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर ये लेके तो वो लोग की बातें की जा रही थी कि भाई देखो अपने को चाहिए ये सारी चीजें, अपन लोगों को ना यूनिवर्सिटीज को चेंज करना चाहिए। लेकिन फिर सैडलर कमीशन जो बनाया गया था, उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, तुम यूनिवर्सिटीज तक क्यों वेट कर रहे हो, तुम एक काम करो, जहां से एंग्लो वर्नाक्युलर चीजें चालू हो रही है, दैट इज द सेकेंडरी एजुकेशन जहां से चालू हो रही है, उसके स्टैंडर्ड्स बेटर करो, तब जाके तुम्हारा एजुकेशन बेटर होगा। ठीक है, अच्छा, एंड फिर उसके बाद 1917 हो गया। फिर उसके बाद 1947 में हम लोगों को फाइनली आजादी मिली, है ना, हम जीत गए ब्रिटिशर्स के साथ, हम लोगों ने उन्हें भगा दिया, पीछे को छोड़ दिया, है ना। एंड फिर उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, एंड यहां पर एक मेजर शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा इन द एम, है ना, जो हमारे 5 एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स थे उसमें चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जिन्होंने बातचीत की थी कि एजुकेशन किस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द
पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से कमीशन की बात करेंगे? सबसे पहले वो कमीशन की बात करेंगे दैट इज द राधा कृष्णन कमीशन। काफी बार आपने उसका नाम सुना होगा, राधा कृष्णन सर का। ठीक है, एंड ये कब किया गया था? इट वाज इन द ईयर 1948 एंड 49। ठीक है, एंड इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या बोलता था ये? ये बोलता था, कहां चला गया? ये बोलता था हाँ, कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? शिफ्टेड द गोल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स टू बिल्डिंग कैरेक्टर एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप्स। ठीक है, और क्या बोल रहा था वो? इसने फोकस किया हेविली ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। और आखिरी पॉइंट क्या था? आखिरी पॉइंट था, कहां चला गया? हाँ, प्रपोज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। इसी के वजह से उसे बोला जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, एंड वही है कि ये फर्स्ट मेजर एजुकेशनल कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड एम्ड एट डीकोलोनाइजिंग हायर एजुकेशन। क्योंकि पता ही है कि यूनिवर्सिटीज के टाइम पे क्या किया जाता था? प्रॉपर इंग्लिश एजुकेशन दिया जाएगा, आपको क्लर्क बनाने के लिए पढ़ाया जाएगा, है ना, ताकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ले सको। तो उस पर्टिकुलर चीज को शिफ्ट करने के लिए किया गया था एज अनदर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन जो हुआ था हमारा, है ना, जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा था उसके अगेंस्ट एक और रिवोल्ट था ये, कि भाई हम अब तुम्हें भगा दिया, अब तुम्हारे एजुकेशन को भी भगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, फिर आता है कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में आता है। क्या बोलता है? दिस वॉज अ लैंडमार्क कमीशन फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है यार, 48 में भी बात की गई थी, क्योंकि अभी जो 1947 में इतने ज्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, इकोनॉमिक डिस्पेयर चल रहा था भाई, बहुत खतरनाक समय था और बहुत खराब समय था। ठीक है, काफी सारे लोग इधर से उधर आ रहे थे, इमिग्रेशन हो रहा था, एमिग्रेशन हो रहा था, है ना, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को इधर उधर, अभी भी बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। एक नेशन अभी तक नहीं बन पाया था, काफी सारे राजा इधर उधर हो रखे थे, है ना, स्टेट्स नहीं बने थे। तो कोठारी कमीशन फिर से आता है ना, एंड वो एक लैंडमार्क सेट कर देता है फोकसिंग ऑन एजुकेशन। बोल रहा भाई पढ़ो, क्या कर रहे हो तुम, पढ़ो। ठीक है, एंड उसने बोला था कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, है ना, इंडिया की जो डेस्टिनी है इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। की अब जाहिर सी बात है यार, मैंने जैसे आपको बताया ही था कि अगर आपको किसी चीज को बिल्ड करना है या ब्रेक करना है तो एजुकेशन सिस्टम पे पूरी तरीके से हावी बोल दो, उसका कंट्रोल ले लो, और फिर आप पूरे जो आने वाला जनरेशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कोठारी कमीशन ने भी यही बोला। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। फिर इनका कोर रिकमेंडेशन क्या था? सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई देखो, कहीं पर ये कॉलेज इतने टाइम से भी चालू हो जाता है, इधर से भी चालू हो जाता है। उन्होंने एक प्रॉपर प्रपोज किया 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। अब ये 10+2+3 क्या है? 10 बीइंग कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की एजुकेशन, +2 इन द सेंस 11th एंड 12th हायर सेकेंडरी, एंड फिर उसके बाद +3 मतलब कॉलेज। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि ये एक पैटर्न होना चाहिए एक बच्चे का, एंड अगर एक बच्चे को पूरी तरीके से एजुकेटेड होना है तो उसे कम से कम ये 10+2+3 का पैटर्न तो फॉलो करना ही होगा। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 क्या था? कॉमन स्कूल सिस्टम, है ना। तो इन्होंने वही बोला कि वही कास्टिज्म और इन सबको ब्रेक करने के लिए प्रमोटेड इक्विटी एंड सोशल कोहिजन बाय प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और क्लास। सही बात है, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर थर्ड क्या बोलता है? द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ हिंदी, इंग्लिश
एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो यहीं से वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अभी आपको कुछ टाइम पहले वो न्यूज़ में आया होगा ना कि साउथ वाले जो है वो 3 लैंग्वेज के जगह 2 लैंग्वेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं। दे वांटेड टू बी इंग्लिश एंड द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट रादर दैन इंग्लिश, हिंदी एंड द मदर टंग। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने ही ये पर्टिकुलर चीज की थी। हिंदी, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी सारे लोग हिंदी में बातचीत करते थे। इंग्लिश ब्रिटिशर्स के वजह से, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉमन कर दिया गया था एंड काफी सारी जगह अभी इंग्लिश चलने लग गया था, तो काफी सारे लोग इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे, इंग्लिश कॉमन हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ये दोनों तो है ही, लेकिन उसके साथ हम लोगों को रीजनल लैंग्वेजेस भी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारा कॉलोनियल टाइम था एंड जो अभी का पोस्ट कॉलोनियल टाइम चल रहा था, उसमें एम कैसे अलग अलग हुआ था। जाहिर याद रखना कि मैं ये कोठारी कमीशन और इन सब के टाइम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। ठीक है, अभी का जो एम है वो तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है ना, कि भैया यार हमें आईआईटी निकालना है। आपका कोर्स इसीलिए लिया है हम लोगों ने ताकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करें, आईआईटी या फिर कोई एनआईटी बढ़िया से निकाले और वहां जाके पढ़ें और मस्त 10-15 लाख का पैकेज लेके निकले और बढ़िया जॉब मिले, है ना। तो अभी एम तो ऑलमोस्ट सबका वही हो गया। इन्हीं सब चीजों को चेंज करने के लिए हम अच्छे टीचर्स को बनाया जा रहा है भाई। बट चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कॉलोनियल टाइम से पोस्ट कॉलोनियल टाइम में कैसा पिलर शिफ्ट हुआ, हमारा जो 5 पिलर थे वो कैसे शिफ्ट हुए। तो जो हमारा हाँ वही तो अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशनल फिलॉसफी पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था। पहला था एम्स। एम्स क्या था? शिफ्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग सबसर्विएंट इंटरमीडियरीज टू नेशन बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, क्रिएटिंग सबसर्विएंट इंटरमीडियरीज मतलब वही कि काम करे, इंडियन लोगों का काम हम लोगों को, इंडियन लोगों का हमें सिखाएं, हमारा काम जो हमें करवाना है उनसे करवाएं, और अंदर का वो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग देखें। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? एजेंसीज। एजेंसी शिफ्टेड फ्रॉम एब्सोल्यूट कॉलोनियल स्टेट कंट्रोल टू डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, और तीसरी चीज क्या की थी? तीसरी चीज इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुई थी, दैट वाज इंक्लूजन। कोठारी कमीशन में बात की थी ना, इंक्लूजन। मूव्ड फ्रॉम द एलिटिस्ट एक्सेस टूवर्ड्स इक्विटी फॉर ऑल, दैट इज कॉमन स्कूल सिस्टम। तो दिस वाज द शिफ्ट। 3 चीजों में शिफ्ट हुआ था, एम्स, एजेंसीज एंड इंक्लूजन, बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन जिस तरीके से ये बात की जाती है उस तरीके से कोई भी बात नहीं कर रहा था। जो एम शिफ्टिंग और इन सब की बात थी। ठीक है, यस, सो दैट वाज इट। लेक्चर 3 हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोगों ने क्या बात की? कॉलोनियल टाइम्स की बात की, जहां पर हमने किसके बारे में बात किया? चार्टर एक्ट के बारे में बात किया, है ना, वुड्स डिस्पैच के बारे में बात किया। उससे पहले फिर हम लोगों ने मैकॉले मिनट्स के बारे में बात किया, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट, है ना, हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सैडलर कमीशन, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने बात किया राधा कृष्णन कमीशन एंड द कोठारी कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बहुत सारी चीजें जो हो रही थी एजुकेशन के मामले में, जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। एंड दैट वाज इट फॉर यूनिट 1। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सो जल्द से जल्द जाके लेक्चर नंबर 4 देखो।